AWS में डेटाबेस चुनना सुनने में तो काफी आसान लगता है ना। हाँ, लगता तो है। लेकिन जैसे ही आप वो लिस्ट देखते हैं, RDS, ऑरोरा, फिर DynamoDB, रेडशिफ्ट, इलास्टिकैश, मतलब सिर घूम जाता है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, कंफ्यूजन होना लाजमी है। तो आज हम इसी उलझन को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ अच्छे सोर्सेज हैं जो ये बताते हैं कि भाई कौन सा डेटाबेस किस काम के लिए फिट बैठता है। और देखिए, AWS का इतने सारे ऑप्शन देने के पीछे एक सीधा सा लॉजिक है। एक साइज सब पर फिट नहीं होता। अच्छा। आप सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ हथौड़ा हो तो हर प्रॉब्लम कीली दिखेगी, है ना? हाँ, सही बात है। पर डेटा की दुनिया ऐसी नहीं है। अलग अलग जरूरतें हैं तो अलग अलग समाधान भी चाहिए। रोज की शॉपिंग लिस्ट को आप बड़े डेटा वेयरहाउस में तो नहीं रखेंगे ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। और नहीं किसी फास्ट पेस गेम के लीडर बोर्ड को ट्रेडिशनल रिलेशनल डेटाबेस पर चलाएंगे। तो पॉइंट यह है कि सही काम के लिए सही टूल चुनना है। सही कहा। कि आज का मिशन यही है, इन सोर्सेज की मदद से AWS के ये जो अलग-अलग डेटाबेस हैं, इनको समझना, कौन कहाँ फिट होता है और वो आम गलतियां या कहें तो ट्रिकी सिचुएशंस जिनसे बचना चाहिए, उन पर बात करना। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो AWS डेटाबेस को समझने के लिए पहले इन्हें कुछ मोटी-मोटी श्रेणियों में बांट लेते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा। पहली है रिलेशनल डेटाबेस। ये वो हैं जिन्हें हम आमतौर पर जानते हैं, टेबल, रो, कॉलम वाला स्ट्रक्चर। जी। ये खास तौर पर OLTP मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए होते हैं, जैसे रोज के लेन देन, बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन शॉपिंग का ऑर्डर। हाँ, जहां लेन देन हो रहा है। इसमें AWS के पास है Amazon RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। ये MySQL, PostgreSQL, Oracle जैसे जाने पहचाने डेटाबेस मैनेज करता है। और फिर है Amazon Aurora। Aurora, हाँ, वो AWS का अपना ज्यादा पावरफुल रिलेशनल डेटाबेस है। अच्छा, तो ये हुई पहली कैटेगरी। और इस कैटेगरी में वो लेन देन वाली बहुत 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 जरूरी है। रिलेशनल डेटाबेस में होती है एसिड प्रॉपर्टीज। एसिड, ये क्या है? ये एक्रोनिम है। एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। आसान भाषा में ये गारंटी देता है कि आपका ट्रांजैक्शन या तो पूरा होगा या बिल्कुल नहीं होगा। एटॉमिसिटी, ओके। डेटा हमेशा सही रहेगा। कंसिस्टेंसी, एक ट्रांजैक्शन दूसरे को गड़बड़ नहीं करेगा। आइसोलेशन, और एक बार हो गया तो पक्का सेव हो जाएगा। जहां भी पैसा इन्वॉल्व है या कोई बहुत जरूरी रिकॉर्ड है, वहां ये एसिड गारंटी बहुत मायने रखती है। समझ गई, ये भरोसे वाली बात है। अच्छा, तो रिलेशनल के बाद अगली कैटेगरी? अगली है नो एसक्यूएल। जैसा नाम से लग रहा है, ये एसक्यूएल या रिलेशनल मॉडल से हटकर काम करते हैं। इसमें की वैल्यू स्टोर आते हैं, डॉक्यूमेंट स्टोर आते हैं। अच्छा। AWS में इसका सबसे बड़ा नाम है Amazon DynamoDB। DynamoDB, हाँ, काफी सुना है इसके बारे में। जी, ये अपनी स्केलेबिलिटी मतलब स्केल करने की जबरदस्त क्षमता के लिए जाना जाता है। फ्लेक्सिबल डेटा मॉडल मतलब कोई फिक्स्ड स्कीमा या स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं। ओ, ये तो बढ़िया है। और बहुत कम लेटेंसी यानी मिलीसेकंड्स में रिस्पॉन्स। अक्सर ये सर्वरलेस भी होता है। सर्वरलेस मतलब डेवलपर को सर्वर वगैरह मैनेज करने की टेंशन नहीं लेनी, AWS खुद संभालता है। वाह, सर्वरलेस, स्केल, कम लेटेंसी, सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? तीसरी है डेटा वेयरहाउस। ये OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए बने हैं। OLAP? हाँ, एनालिटिक्स। यहाँ फोकस रोज के छोटे मोटे लेन देन पर नहीं, बल्कि सालों के जमा हुए ढेर सारे डेटा का विश्लेषण करने पर होता है। अच्छा, जैसे पिछले कई सालों की सेल्स का ट्रेंड देखना। बिल्कुल, या बिजनेस इंटेलिजेंस BI रिपोर्ट बनाना। इसके लिए AWS का समाधान है Amazon रेडशिफ्ट। रेडशिफ्ट, ओके। और आखिरी वाली? आखिरी कैटेगरी है इन मेमोरी डेटाबेस या कैशिंग। इन मेमोरी मतलब मेमोरी में? हाँ, रैम में। यहाँ डेटा हार्ड डिस्क पर नहीं, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में रहता है। इससे एक्सेस स्पीड बहुत तेज हो जाती है, माइक्रो सेकेंड्स में। अरे वाह। AWS की सर्विस है Amazon इलास्टिकैश। ये रेडिस और मेमकैश जैसे पॉपुलर इन मेमोरी इंजन्स को सपोर्ट करती है। इसका मेन काम होता है कैशिंग। कैशिंग मतलब? जो डेटा बार बार चाहिए होता है उसे मेमोरी में रख लो, ताकि बार बार मेन डेटाबेस के पास ना जाना पड़े। इससे मेन डेटाबेस का लोड कम होता है और ऐप की स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, स्पीड बढ़ाने के लिए। बढ़िया। तो ये 4 मेन कैटेगरीज हो गई। रिलेशनल RDS Aurora लेन देन के लिए, NoSQL DynamoDB स्केल और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए,
डेटा वेयरहाउस रेडशिफ्ट एनालिटिक्स के लिए और इन मेमोरी इलास्टिकैश स्पीड बूस्ट के लिए। एकदम सही समरी है। अब इनको ना कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए हम एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं। कस्टमर आएंगे, ऑर्डर देंगे, पेमेंट करेंगे। यहाँ सबसे जरूरी क्या होगा? देखिए, ई कॉमर्स में सबसे क्रिटिकल चीज है ट्रांजैक्शन की सटीकता, मतलब कंसिस्टेंसी। डेटा हर हाल में सही होना चाहिए। पेमेंट आधा हो गया, ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, बिल्कुल। तो जैसा हमने पहले बात की, इसके लिए रिलेशनल डेटाबेस जैसे Amazon RDS या फिर अरोरा ये सबसे नेचुरल चॉइस है। इनकी एसेट गारंटी ये पक्का करती है कि पेमेंट और ऑर्डर भरोसेमंद तरीके से प्रोसेस हों। लेकिन कई बार लोग डायनेमोडीबी के बारे में भी सोचते हैं। वो तेज है, सर्वरलेस है, स्टार्टअप्स को पसंद आता है। क्या वो यहाँ काम नहीं आ सकता? सवाल बहुत अच्छा है। DynamoDB बेशक तेज है, स्केलेबल है, लेकिन उसकी जो डिफॉल्ट कंसिस्टेंसी है वो है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि जब आप डेटा अपडेट करते हैं तो हो सकता है कि वो अपडेट दुनिया भर के सारे सर्वर्स पर तुरंत ना दिखे। कुछ मिलीसेकेंड्स या शायद सेकंड्स लग सकते हैं सब जगह सिंक होने में। ओह! अब पेमेंट जैसी क्रिटिकल चीज के लिए ये थोड़ी सी देरी या अस्थायी गड़बड़ी भी रिस्की हो सकती है। हाँ, ये तो है। हालांकि DynamoDB में स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी का ऑप्शन भी है, जिसमें वो हमेशा लेटेस्ट डेटा ही दिखाता है, पर उसकी अपनी परफॉर्मेंस और कॉस्ट की लिमिटेशंस हैं। ज्यादातर ई कॉमर्स के कोर लेनदेन के लिए RDS या ऑरोरा को ज्यादा सेफ और सीधा रास्ता माना जाता है। समझ गई। तो ये कंसिस्टेंसी वाली बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, खासकर जब पैसों का मामला हो। ठीक है, अब दूसरा सीन लेते हैं। एक स्टार्टअप है, एक मोबाइल ऐप बना रहा है जो पूरी दुनिया में लॉन्च होगी, लाखों यूजर्स होंगे। अच्छा। ट्रैफिक कभी भी एकदम से बढ़ सकता है। हाँ। उन्हें चाहिए कम लेटेंसी, सिस्टम अपने आप स्केल हो जाए, और हाँ, शायद उन्हें बाद में डेटा का स्ट्रक्चर भी बदलना पड़े, तो फ्लेक्सिबल स्कीमा भी चाहिए। इस सिचुएशन में तो Amazon DynamoDB एकदम फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि ये बना ही है अप्रत्याशित ट्रैफिक झेलने के लिए। लाखों यूजर्स, कोई बात नहीं, ये अपने आप स्केल अप या डाउन हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फ्लेक्सिबल स्कीमा चाहिए, नो SQL है तो पूरी आजादी है, बाद में फील्ड्स जोड़नी है, हटानी है, सब चलेगा। और सर्वरलेस भी है। हाँ, सर्वरलेस होने का मतलब है कि स्टार्टअप अपने ऐप पर फोकस करे, ना कि डेटाबेस सर्वर के मैनेजमेंट पर। ये उसके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इस केस में RDS या ऑरोरा क्यों नहीं चुनेंगे? देखिए, RDS को इस तरह अचानक बड़े पैमाने पर स्केल करना मुश्किल है, महंगा भी पड़ सकता है। आपको पहले से सोचना पड़ेगा कितनी कैपेसिटी चाहिए, इंस्टेंस कौन से लेने हैं, उन्हें मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। और ग्लोबल ऐप है तो डेटा को दुनिया भर में तेजी से पहुंचाना भी एक चैलेंज है। DynamoDB में ग्लोबल टेबल्स का फीचर है जो इसे आसानी से हैंडल कर लेता है। तो यहाँ DynamoDB की फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटो स्केलिंग ज्यादा काम की है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब कुछ अलग सोचते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, उसके पास पिछले 5 साल का सेल्स डेटा है, पेटाबाइट्स में डेटा है, मतलब अरबों रिकॉर्ड्स। बाप रे, बहुत डेटा है। हाँ, अब वो इस डेटा का एनालिसिस करके ट्रेंड्स पता लगाना चाहते हैं। इसमें भारी भरकम रिपोर्ट्स बनेंगी, कॉम्प्लेक्स सवाल पूछे जाएंगे डेटा से। ये काम रीड हैवी है, मतलब डेटा पढ़ा ज्यादा जाएगा, लिखा कम। ये तो क्लासिक डेटा वेयरहाउसिंग का केस है। इसके लिए Amazon रेडशिफ्ट ही बना है। रेडशिफ्ट ही क्यों? क्योंकि रेडशिफ्ट को OLAP यानी एनालिटिकल क्वेरीज के लिए ही ऑप्टिमाइज किया गया है। ये डेटा को रो के बजाय कॉलम में स्टोर करता है। कॉलम में? उससे क्या फर्क पड़ता है? जब आपको अरबों रो में से कुछ खास कॉलम्स को स्कैन करके टोटल या एवरेज निकालना हो, तो कॉलम में स्टोर डेटा पर क्वेरी चलाना बहुत तेज होता है। अच्छा। और रेडशिफ्ट BI टूल्स जैसे Tableau या Power BI के साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाता है। वो ऐसी भारी भरकम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को संभालने के लिए ही डिजाइन हुआ है। और अगर कोई सोचे कि चलो RDS या DynamoDB पर ही ये कर लेते हैं? बहुत बुरा आइडिया होगा। RDS इतने बड़े डेटा और कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल क्वेरी के बोझ तले एकदम बैठ जाएगा, परफॉर्मेंस बहुत ही स्लो हो जाएगी। और DynamoDB किसी एक आइटम को, मान लीजिए एक खास ऑर्डर ID को फटाफट ढूंढने में माहिर है, की वैल्यू लुकअप, लेकिन अरबों रिकॉर्ड्स को स्कैन करके एग्रीगेट करने वाले एनालिटिक्स के लिए वो बिल्कुल नहीं बना। ऐसी कोशिश करना मतलब बहुत ज्यादा पैसा और टाइम बर्बाद करना। रेडशिफ्ट यहाँ सही जवाब है। बिल्कुल साफ हो गया। अच्छा, एक और मजेदार केस, गेमिंग ऐप का लीडर बोर्ड। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। यहाँ तो सब कुछ स्पीड का खेल है। प्लेयर्स के स्कोर रियल टाइम में अपडेट होने चाहिए और सबको फौरन देखने चाहिए। लेटेंसी बिल्कुल कम चाहिए। रियल टाइम और माइक्रोसेकंड लेटेंसी,
इसके लिए Amazon इलास्टिक कैश खासकर रेडिस इंजन के साथ सबसे आगे है। इलास्टिक कैश, वो इन मेमोरी वाला? हाँ, इन मेमोरी होने की वजह से ये अविश्वसनीय रूप से तेज है। लीडर बोर्ड जहां डेटा लगातार बदल रहा है और जिसे बहुत सारे लोग एक साथ देख रहे हैं, उसके लिए इलास्टिक कैश परफेक्ट है। ये डेटाबेस पर लोड डाले बिना तेज रीड और राइट दोनों संभाल सकता है। लेकिन DynamoDB भी तो मिलीसेकंड लेटेंसी देता है, वो यहाँ काम नहीं आ सकता। DynamoDB तेज जरूर है, नो डाउट, लेकिन इलास्टिक कैश क्योंकि वो इन मेमोरी है, उससे भी ज्यादा तेज है। जब आपको माइक्रो सेकंड्स में जवाब चाहिए तो इलास्टिक कैश जीत जाता है। अच्छा। और एक बात और, अगर लीडर बोर्ड बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है, मतलब बहुत सारे राइट ऑपरेशन हो रहे हैं, तो DynamoDB की कॉस्ट इलास्टिक कैश से ज्यादा हो सकती है, क्योंकि DynamoDB में हर राइट ऑपरेशन का पैसा लगता है। इलास्टिक कैश ऐसे हाई थ्रूपुट काम के लिए अक्सर ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। स्पीड और कॉस्ट दोनों का फर्क है, ये वाकई में ध्यान देने वाली बात है। चलिए एक आखिरी उदाहरण लेते हैं, एक बैंकिंग ऐप। ओके, ये बहुत क्रिटिकल है। हाँ, रोज लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं। सिस्टम का हमेशा चलना यानी हाई अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। लेटेंसी कम होनी चाहिए और डेटा की सेफ्टी मतलब ड्यूरेबिलिटी वो तो सबसे ऊपर है। ऐसे मिशन क्रिटिकल काम जहां परफॉर्मेंस और भरोसा दोनों टॉप पर चाहिए, वहां Amazon Aurora एक बहुत ही मजबूत कैंडिडेट है। औरोरा वो RDS वाला ही या अलग है? तो रिलेशनल ही, MySQL और PostgreSQL के साथ कंपैटिबल भी है, लेकिन AWS ने इसे क्लाउड के लिए दोबारा से डिजाइन किया है। अच्छा, क्या खास है इसमें? परफॉर्मेंस, ये स्टैंडर्ड MySQL से कई गुना, कहते हैं 3 गुना तक बेहतर परफॉर्मेंस देता है। ड्यूरेबिलिटी के लिए ये आपके डेटा की 6 कॉपी बनाता है, वो भी 3 अलग-अलग अवेलेबिलिटी जोन्स में। 6 कॉपी 3 अलग जगहों पर? जी हाँ, अवेलेबिलिटी जोन मतलब अलग-अलग फिजिकल डेटा सेंटर। तो अगर एक में कोई प्रॉब्लम आ भी जाए, आपका सिस्टम चलता रहेगा। इसमें ऑटोमेटिक फेलओवर भी है। ये सारी चीजें इसे बैंकिंग जैसे सेंसिटिव कामों के लिए बहुत भरोसेमंद बनाती हैं। तो मतलब सामान्य RDS MySQL या Postgres से ये ज्यादा भरोसेमंद और तेज है, खासकर जब लोड बहुत ज्यादा हो? हाँ, बिल्कुल। सामान्य RDS भी बहुत अच्छा है, गलत मत समझिएगा। लेकिन अरोरा को खास तौर पे हाई थ्रूपुट, हाई अवेलेबिलिटी वाले वर्कलोड्स के लिए ही ट्यून किया गया है, जहां हर मिलीसेकंड कीमती है और 99.99% अपटाइम चाहिए, वहां अरोरा शाइन करता है। वाह, ये सारे उदाहरण सुनकर तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। ऐसा लगता है कि सही चुनाव करने के लिए कुछ मुख्य बातों या कहें तो डिफरेंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग यही कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल सही कहा। कुछ पॉइंट्स हैं जो फैसला लेने में बहुत मदद करते हैं। काम का टाइप क्या है, लेन देन है या विश्लेषण? अगर आप ऑर्डर ले रहे हैं, पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, OLTP, तो RDS या अरोरा की तरफ सोचें। अगर आप पुराने डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं, रिपोर्ट्स बना रहे हैं, OLAP, तो रेडशिफ्ट आपका टूल है। ठीक है, लेन देन बनाम विश्लेषण। दूसरा, स्केलिंग की जरूरत कैसी है? क्या लाखों यूजर्स का अचानक आने वाला ट्रैफिक झेलना है बिना सर्वर की चिंता किए? DynamoDB देखें। क्या आपको बार बार एक्सेस होने वाले डेटा को तेजी से कैश करके मेन डेटाबेस का बोझ कम करना है? इलास्टिक कैश काम आएगा। स्केल। तीसरा, कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है? क्या हर रीड पर बिल्कुल ताज़ा डेटा चाहिए? स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी तो RDA से बेहतर है। क्या थोड़ी मिलीसेकंड की देरी चल सकती है अगर उससे स्केल और अवेलेबिलिटी बढ़ती है? इवेंचुअल कंसिस्टेंसी तो DynamoDB एक ऑप्शन है। कंसिस्टेंसी मॉडल, हाँ। और चौथा, स्पीड कितनी चाहिए? क्या आपको रियल टाइम जैसा माइक्रो सेकंड्स में रिस्पॉन्स चाहिए? इलास्टिक कैश सबसे तेज है। क्या आपको बड़े स्केल पर मिली सेकंड्स में की वैल्यू लुकअप चाहिए? DynamoDB उसमें शानदार है। और अक्सर ऐसा होता होगा कि इनमें से किसी एक चीज को पाने के लिए दूसरी से थोड़ा समझौता करना पड़ता होगा, है ना? जैसे शायद DynamoDB में स्केल पाने के लिए इवेंचुअल कंसिस्टेंसी ठीक लगे। बिल्कुल सही, यही ट्रेड ऑफ समझना सबसे जरूरी है। कोई भी एक डेटाबेस हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकता। आपकी एप्लीकेशन की जरूरत क्या है, वही तय करता है कि कौन सा ट्रेड ऑफ आपके लिए सही है। इन अंतरों को फटाफट याद रखने के लिए हमारे सोर्सेज में कुछ मजेदार वन लाइनर भी थे, शायद काम आए। RD Aurora सोचो पक्के लेन देन। हाँ। DynamoDB सोचो बिना टेंशन स्केल। बिल्कुल रेडशिफ्ट सोचो डेटा का गहरा विश्लेषण या एनालिटिक्स वेयरहाउस। सही है। और इलास्टिक कैशे सोचो रॉकेट स्पीड कैश या स्पीड बूस्ट। हाँ, ये छोटे छोटे हुक्स याद रखने में मदद करते, खासकर जब आप ऑप्शंस देख रहे हो। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़,
मतलब सार ये निकलता है कि AWS में सही डेटाबेस चुनना पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी खास ज़रूरत क्या है। क्या वो लेन-देन है, या विश्लेषण है, या बड़े पैमाने पर स्केल करना है, या फिर रियल टाइम स्पीड चाहिए। एकदम सही। अपनी जरूरत को ठीक से पहचानना वही पहला और सबसे जरूरी कदम है। हाँ, रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना और उनमें छुपे हुए कीवर्ड्स, जैसे आपने कहा ट्रांजैक्शन, एनालिटिक्स, स्केल, रियल टाइम, इन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी। हाँ, बताइए। आज हमने अलग-अलग डेटाबेस देखे उनकी खासियतों के हिसाब से, लेकिन रियल वर्ल्ड में जो बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनते हैं उनमें अक्सर एक ही डेटाबेस काफी नहीं होता। असली चुनौती ये होती है कि इन अलग-अलग बेहतरीन टूल्स को एक साथ कैसे इस्तेमाल किया जाए प्रभावी ढंग से। अच्छा, मतलब कैसे? मतलब जरा सोचिए एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो कोर ट्रांजैक्शंस की सेफ्टी के लिए तो अरोरा इस्तेमाल करे, लेकिन यूजर्स को जो जानकारी बार-बार दिखानी है, जैसे उनकी प्रोफाइल या प्रोडक्ट कैटलॉग, उसके लिए डायनामोडीबी या इलास्टिकैश की स्पीड का फायदा उठाए। हाँ, ये तो हो सकता है। अब इन अलग-अलग सिस्टम्स के बीच डेटा को सिंक में रखना, उसे सही तरीके से फ्लो करवाना, ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है। तो सिर्फ सही डेटाबेस चुन लेना ही काफी नहीं है, उन्हें एक साथ मिलकर अच्छे से काम करवाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस पर सोचना एक अगला कदम हो सकता है। वाह, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कैसे अलग-अलग हिस्से मिलकर एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा शक्तिशाली सिस्टम बना सकते हैं। वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस गहरी और वाकई बहुत जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है इससे हमारे सुनने वालों को AWS डेटाबेस की दुनिया को समझने और अपनी जरूरत के हिसाब से सही चुनाव करने में काफी मदद मिलेगी।